Hello students, today we will discuss chapter number 4 agriculture. Okay, so in gadget section very interesting and easy exercises given, and this exercise is all about circle the words which is related to agriculture. So students, it is quite easy for you to identify which word is related to agriculture and which is not. Okay, now you are not a small kid, now you are enough intelligent to do this exercise. Okay, so few things I will tell you, few things you need to do. So beta, when we talk about multinational corporation, it is not related to agriculture, it is not related to agriculture. In the same way, when we talk about oil refinery which is related to oil, it is also not related to agriculture. But when we talk about fertilizers, plow, tractor, these all are related to agriculture. Few words I have explained, few you need to find it out. Okay, yes. So students, what is agriculture? Agriculture is also a economic activity because it contributes something to our country India economically. Okay, so when we talk about India, more than 60% of our population directly or indirectly engaged with agriculture sector. Okay, it is the primary activity, agriculture is the primary activity. ओके, विच इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द नेचुरल एनवायरनमेंट. एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसका रिलेशन किसके साथ है बेटा? नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ है. अब अगर आपसे कोई पूछता है कि एग्रीकल्चर वर्ड कैसे बना है, तो एग्रीकल्चर वर्ड लैटिन वर्ड से बना है. किससे बेटा है बेटा? लैटिन वर्ड से. लैटिन वर्ड जो है एजर, एजर का मतलब होता है सॉइल. लैटिन वर्ड एजर, एजर मीन्स सॉइल, कल्चर मीन्स होता है कल्टिवेशन. तो जब हम एजर और कल्चर को मिलाया तो क्या बन गया बेटा? एग्रीकल्चर. Okay, so what is agriculture? Agriculture is the art and science of cultivation. किसी भी चीज़ को ग्रो करने का, शो करने का आर्ट और साइंस दोनों ही क्या है बेटा? एग्रीकल्चर. और यहाँ पर सिर्फ ग्रो करना, शो करना नहीं है, लाइव स्टॉक, एनिमल रेयरिंग भी एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड होती है. तो एक बार मेरे साथ डेफिनेशन रिपीट करें. एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल एंड रेजिंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक. आप सॉइल को कल्टीवेट कर रहे हैं, क्रॉप ग्रो कर रहे हैं और लाइव स्टॉक रेयरिंग कर रहे हैं. दिस ऑल कम्स अंडर एग्रीकल्चर. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आज भी विलेजेस में जो खेती करता है उसके पास काऊ, बफेलो, गॉट्स होती ही हैं. ठीक है बात? ओके. इट इज़ स्टिल अननोन व्हेन एग्रीकल्चर एक्चुअली स्टार्टेड. आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, क्लास 6 अगर हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो, कि ये एग्जैक्टली कोई भी नहीं बता सकता है कि कब स्टार्ट हुआ क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. However, the invention of agriculture helped the early humans to lead a settled life. पहले क्या होता था? अर्ली ह्यूमन्स एक जगह से दूसरी जगह हंटिंग और गैदरिंग करने के लिए वन प्लेस टू अनदर मूव करते रहते थे. पर बेटा, जब से उन लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, उनको सेटल्ड लाइफ स्पेंड करनी पड़ी. क्यों? क्योंकि आज अगर हम सीड ग्रो करेंगे तो एटलीस्ट इट रिक्वायर 2 months 3 months टू हार्वेस्ट और टू राइपन द क्रॉप. क्रॉप लगाने से पकने तक 2 3 4 मंथ लग जाते हैं. शुगर कैन जैसी क्रॉप को तो एटलीस्ट 11 month 12 month लग जाते हैं बेटा. तो यहाँ पर अर्ली ह्यूमन ने धीरे धीरे करके सेटल होना स्टार्ट किया, क्योंकि जहाँ पर उसने ग्रो किया है वो उस एरिया में रहता, अपनी क्रॉप को एनिमल से सेफ रखता. तो एग्रीकल्चर ने हमारी लाइफ में बहुत कुछ क्या किया है, क्या किया है बेटा? बहुत कुछ गिफ्ट की तरह दिया है, क्योंकि नहीं तो हम भी हंटर और गैदरर होते. पर उसके बाद ह्यूमन सेटल लाइफ जीने लग गया. ठीक है. एट प्रेजेंट दो वी आर लिविंग इन इंडस्ट्रियल एज, स्टिल मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज विथ एग्रीकल्चर. हियर दे आर सेइंग half, but when we talk about India, at least 60% population is directly or indirectly engaged with agriculture sector. Okay, no doubt we are living in industrial age. then to 50% से ज़्यादा population पूरे वर्ल्ड की किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे. ओके स्टूडेंट्स, factor influencing agriculture. The method of farming, types of crop grown, amount of production vary from place to place. देखो, हर जगह सॉइल के बहुत सारे टाइप हैं. हमारे इंडिया में एटलीस्ट 6 टाइप के सॉइल मिलते हैं. ठीक है. क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अलग होती हैं. हमारे इंडिया में किसी प्लेस में राइस ग्रो होता है तो किसी प्लेस में वीट, तो कोई सॉइल में शुगर कैन बहुत अच्छा ग्रो होता है. तो बेटा, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो डिफरेंट क्रॉप्स आर देयर एट डिफरेंट प्लेसेस
ओके। द वेरिएशन इज़ ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग है। कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड कंट्रीज़ हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हॉट कंट्रीज़ हैं, कुछ टेम्परेट रीजन में आती हैं। सम ऑफ द फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर आर एज फॉलो। कौन कौन से फैक्टर हैं? क्योंकि ये फ़ोटो बहुत अच्छे से नहीं लिया गया है इसलिए मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, फर्स्ट फीचर जो है जो हमारे एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करता है, फर्स्ट फैक्टर वो है रिलीफ। अब स्टूडेंट्स रिलीफ क्या होता है आप लोगों ने देखे हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ प्लेसेस पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं पर प्लाटो मिलेगा, कहीं पर प्लेन्स मिलेंगे। तो दीज ऑल आर एरेबल लैंड, दीज ऑल आर एरेबल लैंड। वाई सो? बिकॉज माउंटेन्स पे भी हम क्रॉपिंग करते हैं, हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई लैंड्स पे नहीं कर सकते हैं, बट कुछ माउंटेनियस रीजन्स पे भी क्रॉप प्रोडक्शन होता है, ठीक है। द लो लैंड की अगर हम बात करें तो जैसे रिवर बेसिन्स हुए, फ्लड प्लेन्स हुए, डेल्टाज हुए, ये ज़्यादा सूट करते हैं एग्रीकल्चर के लिए एज़ कम्पेयर टू माउंटेन्स। बट बेटा अगर हम असम की बात करें या और भी नेशन जहाँ पर टी कॉफ़ी का कल्टीवेशन होता है तो माउंटेनियस रीजन पे भी टी कल्टीवेशन हो जाता है। बहुत हाई एलिवेशंस पे नहीं होता है बट लोअर एलिवेशंस पे हो जाता है। देन टू मोर सुटेबल रीजन्स आर लोअर लैंड, डेल्टा रीजन, ओके, बिकॉज वाटर भी अवेलेबल होगा और लैंड भी अवेलेबल है। अगर आपका प्रोडक्शन लो लैंड पे हो रहा है, प्लेन्स के ऊपर हो रहा है बेटा, तो जो प्लेन्स होते हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। तो पहला एडवांटेज मिलेगा आपको डेंसली पॉपुलेशन का कि आपको लेबर बहुत चीप मिल जाएगी। फिर लेबर चीप मिलने के साथ जो आपका प्रोडक्शन होगा उसके लिए आपको मार्केट भी मिल जाएगा, ठीक है। आप अगर ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत कम पीपल रहते हैं तो आपको प्रोडक्शन को जो भी आपने प्रोड्यूस किया उसको सेल आउट करने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। बट अगर आप प्लेस पे रह रहे हैं तो पहला एडवांटेज आपको चीप लेबर मिल जाएगा, दूसरा एडवांटेज आपको मार्केट भी इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम हिली और माउंटेनियस रीजन की बात करें तो वहाँ पर सॉइल इरोजन बहुत रैपिड होता है, ठीक है। फार्म मशीनरी कैन नॉट बी यूज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत लिमिटेड है तो फार्म मशीनरी का यूज़ नहीं हो पाता है। देन टू इट इज़ नॉट लाइक कि माउंटेन्स पे कुछ प्रोड्यूस ही नहीं होता है बेटा, प्रोडक्शन होता है बट इन अ लिमिटेड क्वान्टिटी, ओके। So students, fertile plain are most suitable for एग्रीकल्चर। प्लेन है यहाँ पे एग्रीकल्चर मशीनरी इजीली आ सकती है, आप किसी भी केनाल को इजीली डिग कर सकते हो, वेल्स को इजीली डिग कर सकते हो, पर माउंटेन्स पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। स्टूडेंट्स डू रिमेंबर जब भी आप मुझे फ़ोटो सेंड करते हो वीडियो बनाने के लिए तो बेटा थोड़ा सा ध्यान रखा करो कि आप कैसे मुझे फ़ोटो सेंड कर रहे हो, प्लीज़ स्टूडेंट्स, ओके। अगर अब हम क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें बेटा तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे कोई कहीं पर हॉट क्लाइमेट है, कहीं पर ह्यूमिड क्लाइमेट है, कहीं पर टेम्परेट मॉडरेट होता है, तो ये भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को, क्रॉप्स को मतलब क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अगर हम इक्वेटोरियल रीजन या ट्रॉपिक रीजन की बात करें, विंटर्स कोल्ड रीजन्स की बात करें, टेम्परेट जोन में टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है, ठीक है। मॉइस्चर रिक्वायरमेंट भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है, कुछ क्रॉप्स के लिए तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा क्रॉप वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ठीक है। कुछ क्रॉप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में ग्रो करती हैं, किसी को बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है, किसी को सनी डेज चाहिए होते हैं, किसी को कम सनी डेज चाहिए होते हैं। बट आई एम नॉट एबल टू रीड इट विथ बिकॉज ऑफ दिस फोटो। नेक्स्ट इज सॉइल। Soil. The soil not only support the plant but also act as a medium to supply moisture and nutrients. प्लांट को मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट देने का काम भी किसका होता है बेटा, सॉइल का होता है। पोरस सॉइल सॉफ्ट होती है, कैन बी टिल्ड ईजिली, पोरस सॉइल को आप इजीली टिल्ड कर सकते हैं। क्लेई सॉइल में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है, रिटेंटिव कैपेसिटी होती है। एल्यूवियल सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, ठीक है। द सॉइल विच हैज़ वेराइटी ऑफ मिनरल्स इन इट सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, ओके। तो जिस सॉइल में बहुत ज़्यादा ह्यूमस कंटेंट होगा, बहुत ज़्यादा मिनरल्स होंगे, उसके ऊपर आप कुछ भी ग्रो करो बहुत इजीली ग्रो हो जाएगा और प्रोड्यूस भी ज़्यादा होगा। हाउएवर सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूसेस विथ कंटिन्यूस कल्टीवेशन। बट आप एक ही ज़मीन पे बहुत बार कंटिन्यूस कल्टीवेशन करोगे तो उसकी फर्टिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। थस ये इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, इसलिए आपको रेस्ट देना पड़ेगा आपकी सॉइल को, या तो आप क्रॉप रोटेशन करें, दो तरीके से आप फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। बेटा कैसे रिस्पॉन्सिबल है देखो,
आपके पास फॉर्म में इनपुट कितना है। अगर आप रिच फार्मर हैं तो आप बहुत अच्छा क्वालिटी का सीड अवेल कर पाएंगे, ठीक है, आपके पास अच्छा क्वालिटी का फर्टिलाइजर्स होगा, मैन्योर होगा। बट वहीं पर अगर आप एक पुअर फार्मर होंगे तो अच्छी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर भी ऐसे होते हैं जो एग्रीकल्चर को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जैसे एडिकेट एंड चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, लोन्स फॉर द फार्मर, दीज ऑल आर इकोनॉमिक फैक्टर। अगर फार्मर को लोन मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएगा। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, वो अच्छा मार्केट फार्मर को मिल जाए, जब वो अपना प्रोडक्शन सेल आउट करने जाए तो उसको अच्छा प्राइस मिल जाए। ये सब किसके अंदर आएंगे बेटा, इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आएंगे। मेन इनपुट होता है सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी, लेबर, और इन सब के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, मनी की रिक्वायरमेंट है। रिच फार्मर इन सारी चीज़ों को ईजिली अवेल कर पाता है, पुअर को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अदर फैक्टर्स जो एग्रीकल्चर को इफेक्ट करते हैं वो सारे फैक्टर्स के अंदर आ जाएगा लैंड टेन्योर, लैंड यूज़, अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म मशीनरी, गवर्नमेंट की आप जिस भी कंट्री में एग्रीकल्चर कर रहे हैं वहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं, ये प्रो फार्मर है कि नहीं है। फॉर्म में मशीनरीज़ जो अवेलेबल है, मॉडर्न मशीनरीज़ आपके कंट्री में अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी किसको अफेक्ट करती हैं, हमारे एग्रीकल्चर को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितने हैं उस कंट्री में। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ओके स्टूडेंट्स, many types of farming have been developed in different parts of country due to variable different part of the world, sorry not country, मैं इंडिया पे स्पेसिफिक हो जाती हूँ बार बार। अगर हम वर्ल्ड के अलग अलग जोन्स को देखें तो बेटा अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन, और अकॉर्डिंग टू दैट इन्वायरमेंटल कंडीशंस हर पार्ट में अलग अलग टाइप से आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी भी इफेक्ट करती है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी इफेक्ट करता है। तो अगर हम बात करें मेजर 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग या 3 टाइप ऑफ फार्मिंग, तो उसमें पहला आता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या होता है बेटा, सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस से पता चल रहा है कि ये फार्मर अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए ये सबसिस्टेंस फार्मिंग कर पाता है। हो सकता है उस फार्मर के पास ज़्यादा लैंड नहीं है, जितनी लैंड है उस पर वो उतना ही प्रोड्यूस कर पा रहा है जिससे उसकी फैमिली नीड्स पूरी हो जाए, ठीक है। ये प्रिमिटिव मेथड है फार्मिंग की। ही डज़ नॉट लुक इनटू सुटेबिलिटी ऑफ द सॉइल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ दोस क्रॉप। इसको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि मेरी जो सॉइल है किस क्रॉप के लिए ज़्यादा सूटेबल है, मैं कौन सी मशीनरी का यूज़ करूँ, किस सीड का यूज़ करूँ, बस ठीक है काम चल जा रहा है। लेबर कौन प्रोवाइड कर देता है, फैमिली मेम्बर ही लेबर प्रोवाइड कर देते हैं। ऑल टाइप ऑफ मैन्योर एंड लिटिल ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड। ये मैन्योर को तो यूज़ करते हैं बेटा, बट बहुत कम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन हमेशा कम ही रहेगा। Therefore the farmer are poor and their standard of living is low. Poor होगा तो standard of living high होने का कोई बात ही नहीं है बेटा, poor हो तो standard of living low ही रहेगा। Then intensive farming। अब जो intensive farming होता है बेटा ये बिल्कुल अपोजिट है किसका, सबसिस्टेंस फार्मिंग का। सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता था बेटा, वो अपनी नीड्स को पूरा कर रहा है, पर इंटेंसिव फार्मिंग में फार्मर का पूरा फोकस होता है, पूरा वो ट्राई करता है कि मैक्सिमम आउटपुट वो अपने स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड से ले, और इसके लिए उसको गुड क्वालिटी सीड चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, मैन्योर चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए, वो इन सब का यूज़ करके एक अच्छा प्रोड्यूस लेता है। फार्मर यूजेस सिंपल टूल्स एंड अबेंडेंट ह्यूमन लेबर। बढ़िया ह्यूमन लेबर का यूज़ करेगा, सिंपल टूल्स का यूज़ करेगा। ये होती है डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में और मॉनसून रीजन्स में। ड्यू टू लॉन्ग ग्रोइंग सीजन्स, देखो बेटा अभी भी अबेंडेंट लेबर का यूज़ करके हम फार्मिंग कर रहे हैं, ये इंटेंसिव फार्मिंग का डायग्राम है। और अगर हम सब्सिस्टेंस की बात करें तो बेटा वहाँ पर तो फैमिली मेम्बर्स आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं। एंड फर्टाइल सॉइल, द फार्मर इज़ एबल टू ग्रो 2 or 3 क्रॉप्स एनुअली। एक साल में फार्मर 2 से 3 क्रॉप ग्रो कर लेता है क्योंकि उसकी सॉइल उसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। राइस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ग्रोन, राइस ग्रो कर रहा है। अदर क्रॉप्स जो होगी वो व्हीट, मेज, शुगर केन, पल्सेज, ऑयल सीड, इनमें से किसी को वो ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव फार्मिंग। ओके, एक्सटेंसिव फार्मिंग मोस्टली प्रैक्टिस इन स्पार्शली पॉपुलेटेड एरिया, वो एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, लैंड एरिया एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, एबेंडेंट लैंड है, काय के लिए फार्मिंग को सूट करती हुई एक्सटेंसिव फार्मिंग। ओके, तो एक्सटेंसिव फार्मिंग में आप लोगों ने समझा कि पॉपुलेशन बहुत कम हो, लैंड एरिया बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, लैंड होल्डिंग यूजुअली लार्ज हो, ठीक है, मशीन से काम होता हो,
1 or 2 कमर्शियल क्रॉप आर जनरली ग्रोन, 1 से 2 कमर्शियल क्रॉप ग्रो होती हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ग्रोन है वीट एंड मीज. पॉपुलेशन कम है, लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है, मशीन्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो बेटा टोटल आउटपुट कम होगा कि ज़्यादा होगा? बहुत ज़्यादा होगा. ये देखो विद द हेल्प ऑफ मशीन सारी चीज़ें होती हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग में. सो स्टूडेंट्स टोटल आउटपुट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट yield per hectare is low, yield कम है. इन सम रीजन द लॉन्ग विंटर रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन. ओके, बहुत ज़्यादा विंटर होगी तो वो ग्रोइंग सीजन को थोड़ा सा हैम्पर करेगी. इन सच एरिया सिंगल क्रॉप्स इज ग्रोन, इस एरिया में सिंगल क्रॉप ग्रो होती है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वेरी प्रिमिटिव कल्टीवेशन. ओके, क्या होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में या शिफ्टिंग कल्टीवेशन में? सपोज करो आप फॉरेस्ट में रहते हैं, हम सारे लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, यहाँ बहुत सारे ट्रीज़ अवेलेबल हैं. क्या अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स? बहुत सारे ट्रीज़ अवेलेबल हैं. तो पहले तो इसका दूसरा नाम मैं बता दूं, इसी को हम स्लश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्लश एंड बर्न एग्रीकल्चर. तो आप इस प्लॉट पे जाएंगे, जाके इन सारे ट्रीज़ को जला देंगे और जला के जो इसकी ऐश बचेगी, जो राख जिसको बोलते हैं, वो यही मिट्टी में मिला देंगे. ठीक है, मिट्टी में मिला दिया आपने. अब ये लैंड का एरिया जो क्लीन हो गया, अब आप इसके ऊपर क्या करेंगे? कल्टीवेशन, फार्मिंग करेंगे. ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही प्रिमिटिव एज में रह रहे हैं, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में ये प्रेवलेंट है, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स अवेलेबल नहीं है, तो 2-3 ईयर्स इस पे वो प्रोडक्शन करेंगे. बाद में वो लोग देखेंगे कि इसकी जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो वो इसको छोड़कर एक दूसरे प्लॉट ऑफ लैंड पे चले जाएंगे जहाँ पर पहले ट्रीज़ होंगे, फिर से इनको वो जलाएंगे, फिर से यहाँ पर 2-3 ईयर एग्रीकल्चर करेंगे, फिर वो नेक्स्ट प्लॉट पे चले जाएंगे. और इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. ओके, यस. शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, पार्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया. इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आज भी ये प्रैक्टिस की जाती है. आज बहुत ज़्यादा नहीं की जाती, थोड़ी थोड़ी सी की जाती है. ठीक है, पर की जाती है. ठीक है, क्योंकि वो भी फॉरेस्ट एरिया है. फर्स्ट क्या होता है? लैंड को आप क्लियर करते हो एंड बर्निंग बुशेस एंड ट्रीज़. ओके, लैंड क्लियर की, बुशेस और ट्रीज़ को बर्न कर दिया. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्लश एंड बर्न एग्रीकल्चर. द फार्मिंग मेथड्स आर वेरी प्रिमिटिव, बहुत प्रिमिटिव है. और इसमें कौन सी क्रॉप लगाई जाती है स्टूडेंट्स? बेटा कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती थी वहाँ पर? यम, कसावा, मेज, पोटैटो. ठीक है, ये 4 बहुत ज़्यादा मेन क्रॉप्स थी वहाँ की. कौन कौन सी? यम, कसावा, मेज, पोटैटो. अबाउट 2-3 ईयर्स द सॉइल लॉसेज एंड फर्टिलिटी. जैसे मैंने बताया 3 साल में सॉइल की फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी. जैसी फॉर्म की प्रोडक्टिविटी कम हुई या लैंड अनप्रोडक्टिव हुई, ये लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते थे, फॉरेस्ट के दूसरे प्लेस पे. शिफ्टिंग कल्टीवेशन थ्रू डिस्ट्रक्टिव इज स्टिल प्रैक्टिस इन मेनी पार्ट ऑफ द. डिस्ट्रक्टिव है बेटा, फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं, पर फिर भी बहुत सारे पार्ट्स में आज भी प्रेवलेंट है. इट इज़ नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स. इट इज़ कॉल्ड झूम इन नॉर्थ ईस्ट एशिया. नॉर्थ ईस्ट एशिया में, नॉर्थ ईस्ट एशिया नहीं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको झूम कल्टीवेशन बोलते हैं. लडांग बोलते हैं इसको, मलाय पेनिनसुला में, मलाय पेनिनसुला इसको क्या बोलते हैं बेटा? लडांग. झूम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. चेंगिन बोलते हैं फिलीपींस में. मिल्पा बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका में. कॉनुक वेनेजुएला में. रोका ब्राज़ील में. मुसोल कॉन्गो बेसिन में. ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये सारी नेम्स आपको लर्न कर रहे हैं, क्योंकि मैम आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर बनाएगी, तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सी किसको बिलोंग करती है. लडांग हम बोलते हैं मलाय में, मलाय पेनिनसुला में इसका नाम लडांग है. चिंगन है फिलीपींस में. मिल्पा है सेंट्रल अमेरिका में. कॉनुक वेनेजुएला में. रोका ब्राज़ील में. मसोल कॉन्गो बेसिन में. और इंडिया में क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूम कल्टीवेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज कमर्शियल फार्मिंग. So students, when we talk about commercial farming, the crops are grown and livestock are reared for sale in the market. मार्केट में सेल करने के लिए लाइवस्टॉक को भी रेयर किया जाता है, क्रॉप्स भी ग्रो होती है. ठीक है, यस, लाइवस्टॉक को हम रखते हैं, क्यों रखते हैं? सो दैट वी कैन सेल इट इन टू मार्केट. कमर्शियल फार्मिंग कैन बी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव. कमर्शियल फार्मिंग इंटेंसिव भी हो सकती है, एक्सटेंसिव भी हो सकती है. द फार्म आर जनरली लार्ज इन साइज. ओके,
द फार्म आर जनरली लार्ज इन साइज, जितने भी फार्म्स होंगे उनका साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन का जो प्राइस है उसको फार्मर को लो रखना पड़ता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वर्क इन द फार्म डन बाय मशीन, बहुत सारा काम कौन करती है, मशीन्स करती हैं। इस फार्मिंग को मोस्टली प्रैक्टिस किया जाता है नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज में, साउथ अमेरिका के पैम्पास में, स्टैपिश ऑफ यूरेशिया और बेसिकली रशिया। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इन द मिडल लैटिट्यूड इज एसेंशियली ऑफ दिस टाइप, ओके। सो बेटा मनी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा काम मशीन्स कर रही हैं, और ये कहाँ पर होता है, प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पैम्पास ऑफ साउथ अमेरिका, एस्टैब्लिश ऑफ रशिया और यूरेशिया, ओके। प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है स्टूडेंट्स, जहाँ पर वो एक ही क्रॉप को बहुत मैसिव लेवल पे, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। ये यूरोपियंस ने ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में इंट्रोड्यूस की थी। हमारे इंडिया में भी यूरोपियंस मतलब इंग्लिश ने ही यूज़ की थी, इंग्लैंड ने इंट्रोड्यूस की थी। द फार्म कॉल्ड स्टेट्स आर वेरी लार्ज, फार्म का साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। फार्म का साइज़ क्या होगा स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। हमारे इंडिया में भी प्लांटेशन इंग्लैंड ने इंट्रोड्यूस की थी। चीप एंड स्किल लेबर, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांटेशन। क्या क्या चाहिए आपको बेटा, चीप लेबर मिल जाए, स्किल लेबर हो, चीप हो, साथ में उनको स्किल भी आता हो। कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा आती है। मोस्टली अ सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, रबर, बनाना, स्पाइसेस, कॉटन इज ग्रोन। एक ही टाइप की क्रॉप ग्रो की जाएगी, भले ही वो शुगर हो, टी हो, शुगर कैन हो, रबर हो, बनाना हो, स्पाइसेस हो या कॉटन हो। द प्लांटेशन आर मैनेज लाइक इंडस्ट्रियल यूनिट। प्लांटेशन का को मैनेज कैसे करते हैं, जैसे आप किसी एक इंडस्ट्रियल यूनिट को मैनेज कर रहे हो। रबर प्लांटेशन बहुत मैसिव स्केल पे काम कर रहा है मलेशिया में, कॉफ़ी प्लांटेशन ब्राज़ील में, टी प्लांटेशन के लिए इंडिया फेमस है, बनाना प्लांटेशन के लिए वेस्ट इंडीज़ फेमस है। तो डू रिमेंबर कौन सी प्लेस किस चीज़ के लिए फेमस है, वेस्ट इंडीज़ में बनाना, इंडिया की चाय, ब्राज़ील की कॉफ़ी, और रबर कहाँ की बेटा, मलेशिया की। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ओके। सो नंबर ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स। आपके प्लेस में कौन सी क्रॉप होगी, इसके लिए आपकी सॉइल, क्लाइमेटिक कंडीशन, इकोनॉमिक फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होंगी, ठीक है। बहुत सारी क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट होती है डेली ह्यूमन नीड, डेली ह्यूमन फूड को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। द क्रॉप प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे ब्रेड बनाने वाली, बिस्किट बनाने वाली, केक बनाने वाले जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, इनकी रिक्वायरमेंट को भी कौन ही पूरा करता है बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर ही पूरा करता है। तो हमने क्रॉप्स को बेसिकली ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है फूड क्रॉप बेटा और दूसरी है कैश क्रॉप। तो अगर हम फूड क्रॉप की बात करें तो फूड क्रॉप के अंदर जैसे जो सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स है, सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, विच प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन बींग एंड एनिमल आर कॉल्ड फूड क्रॉप। जो ह्यूमन बींग एनिमल को फूड दे दे वो फूड क्रॉप। वीट, राइस, मेज, मेलाइट, पल्सेज आर द एग्जाम्पल ऑफ फूड क्रॉप्स, ओके। नेक्स्ट इज कैश क्रॉप। अब कैश क्रॉप्स क्या होती है, विच इज़ यूज फॉर इंडस्ट्रियल यूज, ओके, और फॉर सेल इन द मार्केट, इधर रॉ और सेमी प्रोसेस, लाइक कॉटन, जूट, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, इनको क्या बोलते हैं बेटा, कैश क्रॉप, ठीक है। जूट, कॉटन, टी, कॉफ़ी आर द एग्जाम्पल ऑफ कैश क्रॉप्स। बेसिकली ये मार्केट में सेल आउट करने के लिए यूज़ होती हैं, या तो फिर आप इंडस्ट्रीज़ के लिए इनका यूज़ प्रोड्यूस करते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, डू रिमेंबर सेंड मी वेरी नाइस गुड फोटोज़, ओके। अब यहाँ पर भी कैमरा बहुत सारी चीज़ों को हाइड कर ले रहा है। राइस एंड वीट आर मेजर फूड क्रॉप। अगर मेजर क्रॉप्स की बात करें तो मेजर क्रॉप्स में क्या आएगा, राइस एंड वीट, ओके। while cotton, sugarcane, jute, coffee, tea, these all are cash crops, okay। तो अब हम एक एक करके सारी क्रॉप्स को पढ़ेंगे। राइस स्टेपल फूड है बेटा, एटलीस्ट हाफ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन राइस पे डिपेंड करती है। ये मेन क्रॉप है जो हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज़ में ग्रो की जाती है, स्पेशली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। अब राइस की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या स्पेशल फीचर चाहिए राइस को ग्रो करने के लिए, टेम्परेचर हाई हो,
अप्रॉक्सीमेटली 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो होना ही चाहिए ग्रोइंग सीजन में। हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल भी, और रेनफॉल भी चाहिए, ह्यूमिडिटी भी चाहिए। ह्यूमिडिटी क्या होती है? एयर में वाटर का प्रेजेंस। तो एयर में वाटर प्रेजेंस हो तो ये कोस्टल एरियाज जो होते हैं बेटा, जो ओशन और सीज के नियर होते हैं, वहाँ पर इजीली ग्रो करता है। रेनफॉल कितनी चाहिए? 150 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। रेनफॉल भी हाई चाहिए, ह्यूमिडिटी भी चाहिए, टेम्परेचर भी हाई चाहिए। ओके। एल्यूवियल क्लेई सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। एल्यूवियल सॉइल या क्लेई सॉइल दोनों में से कोई भी चल सकती है। फ्लडेड फील्ड व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोइंग। जब बेटा बिल्कुल इनिशियल स्टेज में ग्रो कर रहा होता है तब हमको फ्लडेड फील्ड चाहिए होती है, ऐसी फील्ड जहाँ पर पानी भरा हो। एडिकेट एंड चीप लेबर। एडिकेट और चीप लेबर भी इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो काम होता है ट्रांसप्लांटेशन का वो हाथों से होता है, तो लेबर तो चाहिए ही पड़ेंगे, ठीक है। जो मेन राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है अगर हम बात करें तो चाइना सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करता है। कौन सी कंट्री बेटा? चाइना। इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, जापान, श्रीलंका, ब्राज़ील, ये सब भी राइस को प्रोड्यूस करते हैं, पर मेजर प्रोड्यूसर इज चाइना, देन इंडिया, देन बांग्लादेश। क्यों? Various countries are there, you just learn the name of few, but do remember China is the largest producer. Okay. In monsoon Asia, where climate condition are favorable, 2 or 3 crops are of rice are grown in a year. एक साल में 3 से 4 क्रॉप वो राइस की ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। Even the slopes of fields are also terraced for rice cultivation. जापान हैज़ द हाइएस्ट yield ऑफ राइस पर हेक्टर। अगर आपसे दो चीज़ें याद रखें इस पैराग्राफ में, who is the largest which country is the largest producer of rice? To China. Highest yield of rice per hectare is given by Japan. Okay. Wheat is most important for all cereals. Pasta, pizza base, bread, burger bread, these all are made up of wheat. Okay. तो इटालियन फूड हो, यूएसए का फूड हो, चाइनीज़ फूड हो जिसमें कि हम नूडल्स खाते हैं, और क्या खाते हैं बेटा? नूडल्स, स्पैगेटी, वन मोर थिंग इज देयर दैट इज कॉल्ड चाउमिन। दीज ऑल आर मेड अप ऑफ व्हीट ओनली। ओके। सो व्हीट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हमारे यहाँ रोटी सब्जी चाहिए दोनों टाइम को, तो रोटी व्हीट से बनेगी। इट इज़ ए स्टेपल फूड इन द कंट्रीज लोकेटेड इन टेम्परेट एंड ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन। ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेट रीजन में जो भी कंट्री लोकेटेड होगी वहाँ तो निश्चित है कि व्हीट चाहिए ही होगा, ग्रो होता ही है। फ्रेंड्स ये है व्हीट का फील्ड। क्या है बेटा? ये व्हीट का फील्ड। ओके। सो स्टूडेंट्स, आप व्हीट को ग्रो कभी करना चाहेंगे तो टर्म्स या तो कंडीशन देख लें व्हीट ग्रो करने की। रोलिंग और अंड्यूलेटिंग प्लेन एरिया चाहिए, रोल्ड अंड्यूलेटेड प्लेन एरिया हो। टेम्परेचर मॉडरेट हो, 15 डिग्री टेम्परेचर चलेगा। रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए, 75 टेम्परेचर, 15 राइस में 25 टेम्परेचर चाहिए, और 100 से 150 तक की रेनफॉल चाहिए थी, पर यहाँ पर मॉडरेट में काम हो जाता है। ब्राइट एंड सनी वेदर। जब राइस हार्वेस्ट होने की बात होती है या पक रहा होता है तो बेटा प्रॉपर सनी डेज चाहिए, ठीक है, ब्राइट सनी डेज। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल इज़ गुड। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल होनी चाहिए। क्लेई सॉइल इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ब्लैक सॉइल में भी आप एक्सेलेंट क्वालिटी का वीट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो मेन वीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स के अंदर आएगा बेटा रशिया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड इंडिया। मेजर वीट प्रोड्यूसर रशिया, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड इंडिया। इंडिया में वीट भी प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स, और इंडिया में राइस भी प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर प्रोड्यूस होता है यूक्रेन, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। और वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इंडिया में है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इंडिया में कौन से स्टेट्स हैं जो वीट को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं? पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। ओके। नेक्स्ट इज कॉटन। So when we talk about cotton, cotton is used as a raw material for cotton textile industries, and cotton is the cloth which is most widely used everywhere in every country of the world. Cotton is usually grown as an annual crop. Annual crop की तरह cotton को grow किया जाता है। cotton plant को high temperature चाहिए 27 डिग्री during growing period. rainfall चाहिए 60 से 100 rainfall चाहिए cotton को, और जो temperature है वो high चाहिए 27 डिग्री का। आपकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए,
पर मॉइस्चर को कंटेन पकड़ के रखे, इसलिए जो ब्लैक सॉइल है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है कॉटन को ग्रो करने के लिए। और ब्लैक सॉइल इंडिया के डेक्कन रीजन में मिलेगी जहाँ पर कॉटन ग्रो होता है। यहीं पर शुगर केन भी कुछ एरियाज़ में ग्रो होता है। फ्रीक्वेंट शावर्स चाहिए, मतलब बारिश होती रहे। ड्राई क्लियर सनी वेदर चाहिए एट द टाइम ऑफ पिकिंग अप द कॉटन बॉल। जब आप कॉटन के ट्रीज में, प्लांट में से जब कॉटन बॉल निकाल रहे होते हो तो ड्राई और क्लियर सनी वेदर चाहिए, ठीक है। द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं यूएसए, चाइना, इंडिया, जापान, ब्राज़ील, इजिप्ट, सूडान, मैक्सिको, उज्बेकिस्तान। फिर से मैं एक बार कंट्रीज़ बोली, मेरे साथ बोले, यूएसए, चाइना, इंडिया। इंडिया में देखो कॉटन भी है, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, सूडान, मैक्सिको, उज्बेकिस्तान। दीज आर द कंट्रीज़ वेयर वी कैन ईजिली फाइंड कॉटन cultivation. Cotton is usually grown on small farms, thus machines have limited use. But in the USA, it is grown on large estates and machineries are widely used. USA में तो कॉटन को भी मशीन्स के यूज़ से ही प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट इज शुगर केन। तो जब हम शुगर केन की बात करें बेटा, ये ग्रास ही है जिसकी स्टीम जो होती है बहुत थिक होती है, हाइट 3 मीटर्स से भी ज़्यादा चली जाती है। अब शुगर केन के प्लांट को क्या चाहिए बेटा, लेबल लैंड हो, क्या हो स्टूडेंट्स, लेबल लैंड, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट हो, हॉट भी हो ह्यूमिडिटी भी हो। अगर हॉट है और आसपास वाटर बॉडी है बेटा तो ह्यूमिडिटी आ ही जाएगी, क्योंकि पानी एवापोरेट होकर ऊपर जाएगा और हवा में नमी फैला देगा। वेल ड्रेन डीप लॉमी सॉइल चाहिए। नो एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द फील्ड ऑफ शुगर केन। जैसे हम राइस के लिए एक्यूमुलेट करते हैं पानी को, फ्लडेड फील्ड में राइस ग्रो होता है, पर बेटा शुगर केन के लिए ये बिल्कुल पॉइजन की तरह काम करता है। ब्राज़ील, क्यूबा, इंडिया, मैक्सिको, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया are the major producer of sugar cane. But Indonesia, Philippines, Fiji, South Africa also producing with USA what? Sugar cane. अब अगर हम जूट की बात करें तो जूट सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल फाइबर है कॉटन के बाद, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। इसका जो कलर होता है वो गोल्डन कलर का होता है, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर बोलते हैं। बेसिकली ये पैकिंग मटेरियल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आप लोगों ने घर में जब गेहूँ लाते हैं तो वो बोरियाँ देखी होंगी ना, जो ब्राउन कलर की होती हैं, वो जूट से ही बनती है। इसके लिए क्या चाहिए, वार्म एंड वेट क्लाइमेट, गर्म भी हो और वेट भी हो, गर्म भी हो और वेट भी हो। अगर आप जूट प्रोड्यूस करना चाहते हो तो सॉइल कौन सी लगेगी बेटा, एलुवियल सॉइल लगेगी, जो रिच होती है मिनरल्स में। और डेल्टाइक सॉइल जो है वो भी बहुत ईजीली इस पे भी क्या ग्रो कर जाता है, जूट ग्रो कर जाता है। पर लेबर की सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए, लेबर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है किसमें, जूट प्रोडक्शन में, जूट कल्टिवेशन में। जो मेन जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उसमें इंडिया, बांग्लादेश दोनों आते हैं, ब्राज़ील, ताइवान, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, ठीक है। तो इंडिया, Bangladesh, Brazil, Taiwan, China, Thailand, Malaysia. These are the countries which is producing jute. Bangladesh and India are the leading producer of jute in the world. अगर वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वो हैं इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट इज टी कल्टिवेशन। टी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ ट्रॉपिकल shrub which is native to the hill slopes of mountain. मानसून रीजन पे जो हिली स्लोप्स होते हैं, मानसून एशिया वाले जितने भी रीजन हैं जहाँ पर हिली स्लोप हैं, वहाँ पर एक ट्रॉपिकल शर्ब होती थी जिसकी लीव से आप क्या बनाते हो, चाय बनाते हो। इट्स कल्टिवेशन प्रोबेबली ओरिजिनेटेड इन चांग, ओके, जियांग वैली ऑफ चाइना। चांग वैली ऑफ चाइना जो है वहाँ पर इसका ओरिजिन हुआ। टी इज़ अ बेवरेज ग्रोन ऑन प्लांटेशन। टी क्या है बेटा, एक बेवरेज की तरह यूज़ होता है। कहाँ पर होता है, और ये प्लांटेशन फॉर्म में होता है। टी के प्लांटेशन को चाहिए, क्या चाहिए, स्लोपिंग लैंड टू अवॉइड वाटर लॉजिंग। स्लोपिंग लैंड हो जिससे कि वाटर लॉजिंग बिल्कुल ना हो। इसको भी शुगर केन की तरह वाटर लॉजिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। टेम्परेचर की रेंज हो 15 से 25 सेंटीग्रेड तक, ठीक है। एनुअल रेनफॉल बहुत ज़्यादा चाहिए स्टूडेंट्स, 150 to 250 सेंटीमीटर तक की क्या चाहिए इनको, एनुअल रेनफॉल चाहिए, ठीक है। डीप वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए, क्या चाहिए स्टूडेंट्स, डीप वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए। डू रिमेंबर टेम्परेचर 15 से 25 चाहिए, वाटर लॉजिंग को अवॉइड करें, एनुअल रेनफॉल 150 से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल हो। चीप लेबर इसीलिए चाहिए क्योंकि पत्तियों को चुनना बहुत मुश्किल काम होता है कि एक पत्ती को चुनते रहो बैठ के दिन भर, तो चीप लेबर अवेलेबल है तभी टी प्लांटेशन सक्सेसफुल होगा आपकी कंट्री में। चाइना, इंडिया, श्रीलंका वो सारी कंट्री जहाँ पर चीप लेबर अवेलेबल इजीली हो जाता है, जैसे
इंडिया, चाइना, श्रीलंका, केन्या, जापान, इंडोनेशिया, यहाँ पे टी ग्रो कर सकते हो। यहाँ पर देखो बेटा यूएसए का नाम नहीं है, क्लाइमेटिक सपोर्ट भी नहीं है, प्लस यूएसए में चीप लेबर भी अवेलेबल नहीं है। टी के ऊपर प्रॉपर रोलिंग होनी चाहिए, फर्मेंटिंग होनी चाहिए, ब्लैंडिंग होनी चाहिए, तब तो वो चाय होती है जिस चाय को पी के हमारा सर कभी नहीं दुखता है। मतलब मुझे तो चाय चाहिए होती है। प्रॉपर रोलिंग, फर्मेंटिंग, ब्लैंडिंग ऑफ टी लीव्स गिव इट टू द रिक्वायर्ड फ्लेवर। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉफ़ी। कॉफ़ी प्लांट इज नेटिव टू हाईलैंड ऑफ सदर्न इथोपिया। कहाँ से आई है बेटा कॉफ़ी का ओरिजिन है सदर्न यूथोपिया से। कहाँ से बेटा? यूथोपिया। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि यूथोपिया किस कॉन्टिनेंट में आएगा। क्या स्टूडेंट्स, इथोपिया किस कॉन्टिनेंट में आएगा? ठीक है, एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट का पार्ट है यूथोपिया कंट्री। ठीक है, तो बताना कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। आई एम नॉट टेलिंग कि ये सबसे बड़ा है, पर बड़ा कॉन्टिनेंट है। कॉफ़ी इज़ नाउ पॉपुलर ड्रिंक। कॉफ़ी बहुत पॉपुलर हो गई है। पहले इसके जो बीन्स होते हैं उनको आप ग्राइंड करके कॉफ़ी बनाते हैं। ठीक है, इसका जो कल्टीवेशन होता है वो लोअर हिल स्लोप्स पे होता है, पर ट्रॉपिकल रीजन में होता है। अब कॉफ़ी के प्लांट को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो स्टूडेंट्स, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर चाहिए 18 से 27। कितना टेम्परेचर चाहिए बेटा? 18 से 27। रेनफॉल बहुत ज़्यादा चाहिए, वही 150 से 200 तक रेनफॉल चाहिए। ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। शेल्टर फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट से, डायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो डायरेक्ट सनलाइट से शेल्टर मिले। ठीक है, शेडी ट्रीज आर प्लांटेड इन द प्लांटेशन टू गिव शेड टू द कॉफ़ी प्लांट। जो प्लांटेशन होता है कॉफ़ी का, वहाँ पर आसपास में बड़े बड़े ट्रीज़ लगा दिए जाते हैं जिससे कि वो शेड दे पाएंगे इसको कॉफ़ी प्लांट को। ब्राज़ील लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है वर्ल्ड का कॉफ़ी में। तो इफ़ समबडी आस्क यू लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी या लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफ़ी, स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलना ब्राज़ील। अदर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है कोलंबिया, इंडिया, अंगोलिया, इथोपिया, मैक्सिको, कोट डी आइवरी। यूएसए इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ टी। ओके, मैंने एक मूवी देखी मिस इंडिया जिसमें चाय और कॉफ़ी की बात है, तो मुझे कॉफ़ी से याद आया। अच्छी मूवी, आप लोग भी देखें, कैसे एक लड़की सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाती है। तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ब्राज़ील है और सबसे बड़ा इम्पोर्टर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट इज रबर। रबर जो होता है इज़ मेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द ट्री कॉल्ड हीव ब्रासिलिस। हीव ब्रासिलिस की जो लेटेक्स होता है उससे जो दूध निकाला जाता है, उसको कट करके वहाँ से दूध निकलता है, उससे रबर बनता है। ठीक है, जैसे जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है बेटा, रबर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। प्लास्टिक तो इतना ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रहा है कि बता ही नहीं सकते। तो रबर की रिक्वायरमेंट जहाँ जहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो करेगी वहाँ वहाँ रबर का यूज़ बढ़ता जाएगा। रबर का ऐसे बनता है लेटेक्स से। किसके लेटेक्स से? हीव ब्रासिलिस की लेटेक्स से। इसके लिए आपको क्या चाहिए? फ्लैट और जेंटल स्लोपिंग लैंड। फ्लैट, जेंटल, स्लोपिंग लैंड हो। ठीक है, टेम्परेचर 25 से 35 हो। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल का अच्छा हो। रेनफॉल कितनी चाहिए बेटा? देखो हमारे इंडिया में तो बहुत कम रीज़न है जिनको इतनी रेनफॉल मिलती है जितनी रबर को रिक्वायर्ड है, इसीलिए हमारे इंडिया में बहुत कम रबर प्लांटेशन होता है। 200 to 300। वेल ड्रेन्ड लैटराइट सॉइल चाहिए। कौन सी सॉइल चाहिए? लैटराइट सॉइल चाहिए। लेबर की सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए लेटेक्स निकालने के लिए। ठीक है, ये नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडिया, श्रीलंका। इंडिया में भी प्रोड्यूस हो रहा है, मुझे भी नहीं पता किस रीजन में प्रोड्यूस हो रहा होगा, क्योंकि जो रेनफॉल की जो रेंज है इसीलिए हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते, थोड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि रेनफॉल रेंज 200 to 300 है। ओके, तो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और उसके बाद इंडिया का नंबर आएगा श्रीलंका, नाइजीरिया, लाइबेरिया, ब्राज़ील। इंडिया 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। स्टूडेंट सॉरी मैंने क्या बोला? इंडिया में नहीं प्रोड्यूस होता है, बट इंडिया में कहीं किसी रीज़न पे जहाँ पे 200 सेंटीमीटर, 300 तो बहुत कम मिलती है, 200 से ज़्यादा रेनफॉल थोड़े रीज़न में अवेलेबल है। कौन सा रीज़न है ये? मेघालय, मौसम राम वाला जो रीज़न है वहाँ पर है, वहाँ पर रबर वहीं पर प्रोड्यूस की जाती होगी। ठीक है, तो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका। आई एम अगेन सेइंग सॉरी बिकॉज इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। ठीक है, तो हो सकता है ये रेनफॉल रेंज से कम में भी वो प्रोड्यूस हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन। डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बॉलो
नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलो, इनको बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर, ठीक है। अब व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन? डेवलप्ड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, HYV सीड्स, और इन्होंने ये वो किया कब किया? 1951 में। कहाँ पर किया? मैक्सिको में किया। इन्होंने ऐसे वीट की सीड को बनाया जिससे जो प्रोडक्शन था वो डबल हो गया, डबल नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए इनको ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाने लगा, ठीक है। द ग्रीन रेवोल्यूशन, अ फ्रेज विच जनरली यूज टू डिस्क्राइब द, अच्छा वो मैं बताऊँ इसके पहले मैं बताती हूँ, ये है नॉर्मन बोरलो, अर्नेस्ट नॉर्मन बोरलो, जिनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला 1970 में। और 1970 में इनको पीस प्राइज़ मिलने की ये वजह थी कि इनकी वजह से क्या हुआ बेटा, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। प्रोडक्शन बढ़ गया तो पुअर पीपल, जो हंग्री पीपल थे, उनको फूड मिल पाया, ओके। इन्होंने भी प्रोडक्शन में क्रांति ला दी। ग्रीन रेवोल्यूशन के पास दो क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, राइस एंड वीट, राइस एंड वीट। ये स्टूडेंट्स, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो HYV सीड्स वर फर्स्ट फील्ड टेस्टेड इन 64-65। हमने HYV को पहली बार कब टेस्ट किया बेटा? 64 से 65 में। ग्रीन रेवोल्यूशन ने एग्रीकल्चर को चेंज करके रख दिया, ठीक है। पहला क्या चेंज लेके आए वो? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स लेके आए। टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब इरिगेशन का प्रॉपर नेटवर्क होना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर्स इंट्रोड्यूस हुए। वाइड स्प्रेड पेस्टिसाइड, हार्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड का यूज़ हुआ। पेस्टिसाइड्स जो हमारे फॉर्म में जो पेस्ट लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, जो अननेसेसरी हब्स उग जाते हैं, जो इंसेक्ट हमारे क्रॉप को ख़राब कर सकते हैं, उन सब के लिए भी दवाइयाँ बन गई, जिसको आप स्प्रे करोगे तो वो पेस्ट आपकी उसको नहीं लगेगा। इसके बाद इन्होंने सजेशन दिए नॉर्मन बोरलो ने कि आप है ना जितने भी स्मॉल फील्ड हैं उनको सबको कंसोलिडेट कर लो, एक बड़ा लैंड होल्डिंग बना दो। एग्रीकल्चर क्रेडिट मिलनी चाहिए बैंक से, गवर्नमेंट को ऐसे प्रोविज़न बनाने चाहिए कि क्या फार्मर्स इजीली लोन अवेल कर पाए। फॉर्म्स में आप मशीन्स का यूज़ करें, मशीन्स को इजीली लेने के लिए गवर्नमेंट हेल्प करे। रूरल रोड्स बनाओ, रूरल एग्रीकल्चर इरिगेशन की बात करो। अगर एग्रीकल्चर और यूनिवर्सिटीज़ का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को कौन सी सॉइल किस चीज़ के लिए ज़्यादा यूज़फुल है ये बताना चाहिए फार्मर्स को। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो बहुत सक्सेसफुल हुआ पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इससे सिर्फ प्रोडक्शन नहीं बढ़ा बेटा, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन गए फूड प्रोडक्शन में, और हम हमारे बहुत सारे फूड सप्लाई एक्सपोर्ट भी करने लगे, ठीक है। So here I am ending this video. If you have any doubt, any problem, do write in comment section. Okay, and the next time please send good photos.